नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बाजार के अंदर विद्यार्थी मित्रों आज हम बाजार का वर्गीकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, बाजार क्या है, बाजार से संबंधित जानकारी और बाजार में क्या होता है, कौन कौन सी वस्तुओं का लेन देन, किस प्रकार आयात निर्यात, क्रय विक्रय और क्रेता विक्रेता, इन सभी बातों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। आप बाजार में आते और जाते हैं, अपने और अपने परिवार, भाई बहन, छोटे बड़े, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, पेन पेंसिल इत्यादि, यूनिफॉर्म खरीदी करने के लिए भी आप बाजार में आते जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम किताब की बात करें तो अर्थशास्त्री बाजार का वर्गीकरण अलग अलग मापदंडों के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? मापदंड के आधार पर करते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से बात करें बाजार क्या है, तो हम बाजार में जाते हैं वस्तु की खरीदी करने के लिए। उदाहरण के तौर पर कोई भी एक वस्तु का उदाहरण आप अपने मन में, दिमाग में रख सकते हैं। अब जो भी वस्तु आप खरीदने के लिए जाते हैं, मान लो कि एक शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं। शर्ट की कीमत 3000 रुपये। अब आपको ऐसा लगता है कि ये जो शर्ट है वह 3000 रुपये की नहीं हो सकती, लेकिन दुकानदार ने आपको बोला कि भाई ये शर्ट की कीमत जो है वह 3000 रुपये। आपने उसे चेक किया, खोल के देखा, कपड़े को देखा, डिजाइन देखा, आपको पसंद है, उसका कलर आपको पसंद है, आपने उसे पहना, पहनकर अपने शरीर पर फील किया। उस कपड़े को पहनने के बाद आपको अच्छा भी लगा, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा होता है 3000 रुपये शर्ट का, तो आप दुकानदार से उस शर्ट की कीमत कम करवाने की बात करते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सारी दुकानें पहले से ही 10%, 15% की जो छूट है वह लिखकर रखती है। अब 3000 रुपये का शर्ट है, 10% के आधार पर 300 रुपये कम होगा, तो आपका जो शर्ट है विद्यार्थी मित्रों वह 2700 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन ये होता है कि अगर आप 2700 रुपये में वह शर्ट खरीदने के लिए तैयार हैं और विक्रेता जो है वह 2700 रुपये में वह शर्ट बेचने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता एक दूसरे की बातों से प्रत्यक्ष रूप से सहमत होते हैं वस्तु बेचने और वस्तु खरीदने के लिए। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, अगर हम किताब की बात करें तो जो अर्थशास्त्री लोग हैं उनके मतानुसार स्थान आधारित बाजार, समय आधारित बाजार, के स्वरूप आधारित बाजार, के वस्तु के जत्था आधारित बाजार, नियंत्रण आधारित बाजार एवं स्पर्धा आधारित बाजार इत्यादि द्वारा वे बाजारों के विभिन्न प्रकारों को समझाते हैं। हमने कितने प्रकार की बात की यहाँ पर? सबसे पहले स्थान आधारित बाजार, समय आधारित बाजार, ठीक है, स्वरूप आधारित बाजार, जत्था आधारित बाजार, नियंत्रण आधारित बाजार और स्पर्धा आधारित बाजार की हमने यहाँ पे बात की। अब जिसमें यहाँ पर हम 3 प्रकार के ही बाजार की बात करेंगे। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से? सबसे पहले स्थान आधारित बाजार, जत्था आधारित बाजार और प्रतिस्पर्धा आधारित बाजार की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब बाजार की परिभाषा आपने पिछले वीडियो में देखा, आपने उसे याद किया, आपने उसे पढ़ा, समझा। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से अगर चर्चा करूं कि वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय के लिए
वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता किसी एक स्थान पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क में आते हैं तो जो स्थान है उसे बाजार कहते हैं। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, हमने बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाजार किसे कहते हैं और कितने प्रकार की बाजार की चर्चा होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थान आधारित बाजार, तो स्थान आधारित बाजार के अंदर हम 4 प्रकार देखेंगे। कितने प्रकार देखेंगे? 4। सबसे पहले स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जत्था आधारित बाजार। जत्था आधारित बाजार के अंदर विद्यार्थी मित्रों 2 प्रकार दिए हुए हैं, थोकबंद बाजार और फुटकर बाजार। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है स्पर्धा आधारित बाजार। अब स्पर्धा आधारित बाजार के अंदर विद्यार्थी मित्रों एक भी पॉइंट दिया हुआ नहीं। अब इसके साथ हम इन 3 प्रकारों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है स्थान आधारित बाजार। स्थान आधारित पे हमने देखा स्थानीय बाजार सामान्य रूप से जिन वस्तुओं या सेवाओं का, देखिए, जिन वस्तुओं या सेवाओं का जहां पर उत्पादन होता हो वहीं पर उसका विक्रय भी होता है, तो ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। स्थानीय बाजार किसे कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? फिर से एकदम सरल है और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सामान्य रूप से जिन वस्तु या सेवाओं का जहां पर उत्पादन होता है और उसका विक्रय अगर वहीं पर हो तो उसे बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार कहते हैं? स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन, आपके गांव के अंदर मिट्टी के जो बर्तन कोई एक व्यक्ति बनाता हो और वह बहुत दूर ले जाकर उसे बेच सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन है वह टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपना आकार खो देगा। इसलिए जो व्यक्ति उस मिट्टी के बर्तन को बनाता है वह ज़्यादा दूर तक उसका विक्रय कर सकता नहीं है, लंबे समय तक उसे संभाल के रख भी नहीं सकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार जब वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय किसी एक निश्चित प्रदेश तक सीमित हो तो उसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। किसी एक प्रदेश तक, किसी एक सरहद तक सीमित हो तो उसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में आए हुए विभिन्न बाजार प्रादेशिक बाजार कहे जाते हैं। या आए हुए विभिन्न बाजार वास्तव में अर्थ यह है कि एक राज्य में आए हुए विभिन्न बाजार प्रादेशिक बाजार कहे जाते हैं। ये बाजार एक ही राज्य के अलग अलग जिलों तक फैले होते हैं। जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अनेकों 33 जिला है। कितना जिला है? 33। तो ये जो गुजरात है यह एक राज्य है और इस राज्य के अलग अलग जो जिला है उसके अंदर जो बाजार होता है उसे हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। गुजरात राज्य में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में आए हुए विभिन्न बाजार वास्तव में प्रादेशिक बाजार कहे जाते हैं। अब जैसे सूरत की अगर हम बात करें तो धार वाली जो साड़ी होती है सूरत की, वह प्रादेशिक भाषा के अंदर जो चलचित्र होते हैं, छोटे छोटे पुस्तिकाएं छपती हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, इन सब का जो व्यापार होता है उसे प्रादेशिक बाजार के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों राष्ट्रीय बाजार। अब राष्ट्रीय बाजार में हम देखेंगे एकदम सरल परिभाषा है। ऊपर जो 2 परिभाषा हमने देखा उसी के आधार पर जब वस्तु या सेवाएं संपूर्ण राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र मतलब भारत की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, में खरीदी और बेची जाती हो तो इस प्रकार के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जब वस्तु या सेवाएं संपूर्ण राष्ट्र में खरीदी या बेची जाती हो तो इस प्रकार के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, डेयरी दूध वाली, वह क्या होता है कि हमें अगर जहाँ पर आज हम जिस शहर में, जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पर भी मिलता है। अगर हम कहीं दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश या गांव में जाते हैं तो वस्तु वहाँ पर भी हमें
मिलती है। जैसे डेयरी मिल्क देखो, गोल्ड देखो, ताज़ा देखो, छाछ देखो इत्यादि, ये सब क्या होता है, राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्रीय बाजार में बनता है और राष्ट्रीय बाजार में इसका विक्रय होता है। वहाँ से अलग अलग प्रकार के बाजार वाले उस वस्तु की खरीदी करके अपने अपने प्रादेशिक और स्थानीय बाजार में उसका विक्रय करते हैं। जैसे साड़ी का बाजार, हिंदी भाषा के उपन्यास का बाजार का उदाहरण हम देखते हैं। अब चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर हम बात करें तो एक देश से दूसरे देश में, एक देश से, देखिए, एक देश से दूसरे देश में होने वाले आयात निर्यात की प्रवृत्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अंग्रेजी की जो पुस्तकें आती हैं वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका समावेश किया जाता है। मोबाइल फ़ोन जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समावेश किया जाता है। ऐसे बाजारों का वर्गीकरण जो है भौगोलिक रूप से जड़ नहीं होता है, रूढ़िचुस्त नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज, परिवहन, दूरसंचार की सुविधा, फ्रिज, कोल्ड स्टोर की सुविधा के कारण बाजार के वर्गीकरण में परिवर्तन हो सकता है। एक वस्तु प्रादेशिक बाजार की भी हो सकती है, एक वस्तु जो है वह प्रादेशिक बाजार की भी हो सकती है, वही एक वस्तु राष्ट्रीय बाजार की भी हो सकती है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम बाजार के वर्गीकरण के दूसरा पॉइंट जत्था आधारित बाजार की चर्चा करेंगे। आपने जैसे कि देखा, जत्था आधारित बाजार में दो प्रकार हैं, एक थोक बाजार और दूसरा फुटकर बाजार। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थोक बाजार, यह एक ऐसा बाजार है कि जिसमें बड़े पैमाने पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बड़े पैमाने पर, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आपका गांव है, ठीक है। अब छोटे से मैं अगर शुरू करता हूँ, मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊँगा। आपके गांव में बाजार में एक दुकान है जो डेयरी का काम करता है। गांव के अंदर जितने लोग गाय भैंस का पालन पोषण करते हैं वे सब लोग इस दुकान पर, इस डेयरी पर अपना अपना दूध ले जाकर बेचते हैं और ये दुकानदार उन सभी भाइयों को पैसा चुकाता है। अब ये तो क्या हुआ, स्थानीय हो गया। अब स्थानीय से क्या होगा, यह बड़ी बाजार में इन सभी दूधों को भेजता है। तो इसके जैसे छोटे छोटे बहुत सारे दुकानदारों ने यहाँ पर दूध को भेजा। अब ये क्या करेगा, जिला लेवल पर भेजेगा। जिला लेवल वाला क्या करेगा, राष्ट्रीय लेवल पर भेजता है। तो जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर हुआ, यहाँ एक गांव की बात थी, यहाँ एक प्रदेश, उससे बड़ी बाजार, जिला लेवल, फिर राष्ट्र लेवल की बात आ जाती है। ये सबसे बड़ा बाजार है। तो ये जो भी काम करेगा, अब जो भी प्रोडक्ट बनाता है दूध की, या दूध, ताज़ा दूध, गोल्ड दूध, अमूल दूध, या दूध की जो भी वस्तुएं बनाता है, चॉकलेट वगैरह, वह सब बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। और फिर अब यहाँ से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में, राज्यों में उस वस्तु को भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये थोक व्यापारी हुआ। इन सब के लिए, इन सब का थोक व्यापारी ये हुआ। और यहाँ से फिर धीरे धीरे ये वस्तुएं क्या होती हैं, ग्राहकों तक पहुँचती हैं। कैसे, आगे हम देखते हैं। थोक बाजार में थोक व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदता है और फुटकर व्यापारी को क्या करता है, बेचता है। किसको बेचता है, फुटकर व्यापारी को बेचता है। अभी तो हमने यहाँ पे दूध का देखा। अब अगर हम यहाँ पर अनाज का देखें, अनाज का भी अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं तो अनाज का भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बड़े पैमाने पर अनाज की ज़रूरत है तो वह बड़ी मंडी में जाता है और वहाँ से खरीद कर लाता है। हम जिन दुकानों से अपनी घरेलू वस्तुओं की खरीदी करते हैं वह फुटकर बाजार है, फुटकर व्यापारी है। लेकिन वे फुटकर बाजार वाले, वे फुटकर व्यापारी बड़ी मंडी से बड़े पैमाने पर जहाँ पर वस्तु का लेन देन विक्रय हो रहा है वहाँ से वस्तु खरीद कर लाते हैं और हमारे तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब हम विद्यार्थी मित्रों फुटकर बाजार, फुटकर व्यापारी की अगर हम बात करें तो फुटकर बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय छोटे पैमाने पर अर्थात छोटे जत्थे में देखने को मिलता है। फुटकर बाजार के व्यापारी थोक बाजार में से बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदकर और छोटे छोटे जत्थे में ग्राहक तक
उसे बेचने की कोशिश करते हैं, उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वर्ग बढ़ जाता है। वर्ग कैसे बढ़ता है कि हम ग्राहक हैं, हम फुटकर व्यापारी के पास जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए, और वह जो फुटकर बाजार वाले हैं, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वह बड़े थोकबंद के पास से खरीद के लाते हैं, और जो थोक व्यापारी है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जहाँ पर बनता है वहाँ से मंगवाते हैं। ये विद्यार्थी मित्रों एक प्रकार की क्या होती है, कड़ी होती है, और इसके द्वारा जो फुटकर व्यापारी की वस्तु का पुनः विक्रय होता है और ग्राहकों तक उनकी आवश्यकताएं और सुविधाएं क्या होती है, पहुंचाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों इसी के साथ अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, स्पर्धा आधारित बाजार। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रकार अन्य अलग से नहीं है। तो स्पर्धा आधारित बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सामान्य रूप से स्पर्धा आधारित बाजार को क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। मतलब बाजार के अंदर ग्राहकों की संख्या और वस्तु को बेचने वाले विक्रेता, मतलब क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाले की संख्या पर आधारित स्पर्धा देखने को मिलती है। आप एक विक्रेता हो लेकिन आपकी दुकान पे कोई वस्तु खरीदने के लिए नहीं आता है, आप क्या वस्तु बेचोगे, कैसे वस्तु बेचोगे, आप स्पर्धा में कैसे टिकोगे, नहीं टिक सकते हो। और इस प्रकार से बाजार में मुख्य रूप से क्रेता महत्वपूर्ण, विक्रेता महत्वपूर्ण होता है, और उसमें पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकार युक्त स्पर्धा एवं अल्प हस्तक एकाधिकार जैसे प्रकार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा ना करके यहाँ पर देखेंगे, स्पर्धा के आधार पर बाजार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो, पूर्ण स्पर्धा और अपूर्ण स्पर्धा। तो ये जो बाजार का वर्गीकरण हमने आज देखा, बाजार के वर्गीकरण में आपने देखा कि तीन प्रकार हमने सबसे पहले देखे। नंबर 1 देखा स्थान आधारित बाजार, नंबर 2 देखा जत्था आधारित बाजार, और नंबर 3 देखा आपने स्पर्धा आधारित बाजार। तो विद्यार्थी मित्रों, इस स्पर्धा आधारित बाजार के साथ यह पॉइंट यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम फिर से स्पर्धा के अंदर जो दो प्रकार हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, पूर्ण स्पर्धा बाजार और अपूर्ण स्पर्धा बाजार की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।